डियर स्टूडेंट्स, आइए हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है केमिस्ट्री का सॉल्यूशन उसको देखते हैं हम। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू आर एस आर शोन बिलो एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स पी एंड क्यू, क्यू एंड एस, क्यू एंड आर एंड एस। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो सारे न्यूमैन प्रोजेक्शंस हैं इनके हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूले में इनको कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे अगर हम पी को कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चरल। हम सामने वाले कार्बन पर देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास ग्रुप। C2H5 है एक और 2 CH3 हैं इसके अंदर। पीछे वाले कार्बन पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है 2 CH3 और हमें मिलता है एक OH। आइए क्यू देखते हैं। क्यू में हम क्या देखते हैं कि एक कार्बन पर, सामने वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप है। चलिए हाइड्रोजन और इथाइल हम लगा देते हैं। C2H5 हाइड्रोजन और उसके ऊपर एक और कार्बन है जिससे 2 मिथाइल और एक OH कनेक्टेड है। ये भी हो गया। पीछे वाले कार्बन पर चलते हैं, वहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और एक CH3 है, यानी कि ये ग्रुप भी जो होगा वो C2H5 हो गया, यानी CH2CH3। उसके बाद हम आते हैं R की बात करते हैं। R ऑप्शन में क्या हो रहा है कि सामने वाला जो कार्बन है उसके ऊपर आपके पास क्या है, एक OH है, 2 CH3 हैं। पीछे वाले कार्बन पर क्या है, एक हाइड्रोजन है और 2 C2H5 है। S को देखें हम जरा। S में सामने वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और एक CH3 है। पीछे वाले कार्बन पर चलते हैं हम तो एक OH है, एक C2H5 है और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, CH3 एंड CH3। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर कंपाउंड की IUPAC नेमिंग भी करना चाहेंगे आप, तो आपको इसमें जो चेन मिल रही है वो है 5 कार्बन की चेन, जिसमें सेकेंड कार्बन पर मिथाइल और थर्ड कार्बन पर इथाइल सब्सटेंट है और सेकेंड कार्बन पर आपको OH मिल रहा है। ठीक है, इसमें देखते हैं हम, इसमें आपको जो मेन चेन मिल रहा है इसमें भी इसी तरह से ये 1 2 3 4 एंड 5, एक 2 पर मिथाइल और एक 3 पर इथाइल ग्रुप है। तो Q एंड R जो हैं, Q एंड R अभी हमें दिख रहे हैं कि यही दोनों जो है ऑप्शंस आइडेंटिकल हैं। अगर हम इसको भी एक बार चेक कर लें तो हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं मैच कर रहा। 1 2 3 4 एंड 5 होगा, यहाँ पर 3 मिथाइल सब्सटेंट की तरह से प्रेजेंट है। और इसकी अगर हम IUPAC नेमिंग करें तो ये 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की चेन में थर्ड कार्बन पर आपको OH नज़र आ रहा है। तो P और S तो बिल्कुल ही डिफरेंट कंपाउंड है। ओनली Q एंड R आर आइडेंटिकल ऑप्शन, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो C हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज़ द IUPAC नेम 3 इथाइनाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइनोइक एसिड। ऐसे हम जो कंपाउंड IUPAC नेमिंग होती है, हम उसके लिए 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो हम चारों की नेमिंग करने के लिए इनमें मेन चेन वगैरह सेलेक्ट कर लें, या फिर हम सीधे इससे स्ट्रक्चर बनाकर देख लें और देख लें कि कौन इसके साथ मैच करता है। तो चलिए हम एक सॉल्यूशन का तरीका ये देखते हैं कि इसके अंदर मेन चेन जो है, एक अंदर कार्बोक्सिलिक से स्टार्ट करते हुए 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6, ये देखते हैं तो क्या इसका नाम मैच करता है। इसमें 4 इथाइनाइल आता है, तो 4 इथाइनाइल आने का मतलब हुआ कि हमारे पास यहाँ ऑप्शन क्या है, 3 इथाइनाइल एंड 2 हाइड्रोक्सी। तो ए ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। बी की तरफ चलते हैं हम, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की चेन है, यानी कि हेक्स तो होगा ही सही। उसके बाद 2 पर आपको हाइड्रोक्सी मिल गया, 3 पर आपको इथाइनाइल मिल गया, 2 पर हाइड्रोक्सी मिल गया और 4 पर मिथाइल मिल रहा है। 4 पर हमारे पास यहाँ इथाइल है, इसलिए ये ऑप्शन भी जो होगा वो रिजेक्ट होगा। सी पर चलते हैं हम, तो यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6।
तो क्या है हमारे पास 2 पर हाइड्रोक्सी, 3 पर मिथाइल और 4 पर इथाइल, जबकि हमें इथाइल कहाँ चाहिए 3 पर। अब एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो चलिए देखते हैं, इसमें 2 पर हाइड्रोक्सी है, 3 पर एथाइनाइल है, 4 पर मिथाइल है, यानी सब कुछ मैच कर रहा है, इसलिए डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। राइट, ठीक है। ये बड़ा ही सुंदर सवाल है। द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ डी एराइथ्रोज इज शोन बिलो। आप देख रहे हैं इसमें 4 कार्बन की चेन है, 2 कायरल कार्बन है, 2 हाइड्रोक्सी, दोनों हाइड्रोक्सी का ओरिएंटेशन सेम साइड है, डी एराइथ्रोज है। अब पूछा क्या जा रहा है हमसे, डी एराइथ्रोज एंड इट्स आइसोमर्स आर लिस्टेड एज पी क्यू आर एंड एस इन कॉलम 1। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ पी क्यू आर एस विथ डी एराइथ्रोज फ्रॉम कॉलम 2। कंटिन्यूड है, आगे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं हम ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में। यस, हमारे सामने आ गए ऑप्शन पी क्यू आर एस। इनको हमें किसके साथ मैच करा कर देखना है। हमें दिया हुआ है डी एराइथ्रोज, यानी CHO, OH, OH, H, H एंड CH2OH। राइट, अब क्या है कि ये हमें दिया हुआ है डी एराइथ्रोज का स्ट्रक्चर, और करना क्या है, हमें PQRS के साथ रिलेशनशिप बताना है डी के साथ। PQRS इंडिविजुअली डी के साथ क्या रिलेशनशिप रखते हैं, क्या वो डाइस्टीरियोमर है, क्या आइडेंटिकल रखते हैं रिलेशनशिप या एंशोमर रखते हैं। तो कैसे करेंगे हम, इसमें तो यहाँ फिशर प्रोजेक्शन दिख रहा है हमें, और ये जो प्रोजेक्शंस हैं वो हमें वेजडस में दिख रहे हैं। तो इसके लिए हमें या तो इसको हम वेजडस में कन्वर्ट करें या फिर इन सबको हम फिशर में कन्वर्ट करें। तो बड़ा अच्छा तरीका है, हम इन सबको फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो स्टैंडर्ड तरीका होता है, जो सही तरीका होता है फिशर प्रोजेक्शन लिखने का, उसमें हम इनको चारों को कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके साथ हम देखेंगे कि किस तरह से ये मैच करते हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि P का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा। तो इसमें बड़ा ही अच्छा तरीका है, जो जिस तरीके से मैं इसको बताना चाहूँगा आप सब लोगों को। अगर इधर से अगर हम विजुअलाइज करें नीचे से, तो हमें दिख रहा है कि CHO और CH2OH दोनों जो हैं अपोजिट साइड्स में हैं। अगर हम CH2OH को ऊपर ले जाएं तो H और OH जो होंगे उनके साइड भी बदल जाएंगे, और साथ साथ उनका जो वेजडस जो है वो भी एक्सचेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इधर से विजुअलाइज करते हैं तो हमें CHO जो होगा वो ऊपर की तरफ दिखेगा, H हमें उधर लेफ्ट और OH हमें राइट दिखेगा। रोटेशन के बाद CH2OH हमें CHO के साइड में दिखेगा, OH डैश पर है, इधर वेज पर दिखेगा, यानी कि इसी OH की साइड में दिखेगा, और ये हो गया H। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि P जो होगा वो डी एराइथ्रोज के साथ मैच कर रहा है। तो किस तरह से मैच कर रहा है, P जो मैच कर रहा है वो क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं Q किस तरह से मैच करने वाला है। तो Q के लिए भी हमें देख सकते हैं CHO और CH2OH दोनों सेम साइड में हैं। अगर हम इधर से विजुअलाइज करते हैं तो हमें CHO CH2OH अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन का जो मतलब होता है, यानी कि ये जो ग्रुप्स हैं वो अगर हम इधर से विजुअलाइज करें तो ये हमें पीछे की तरफ जाते हुए दिखने चाहिए, दिख रहे हैं। H और OH दिख रहे हैं हमें वेज पर, और OH और H हमें दिख रहे हैं डैश पर। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि Q जो है वो डी एराइथ्रोज के साथ क्या रिलेशनशिप रखता है, ये रिलेशनशिप रखता है डाइस्टीरियोमर का। डाइस्टीरियोमर मतलब हो गया ऑप्शन 1। आइए R देखते हैं हम, R किस तरह से मैच करता है। R ऑप्शन में भी अगर हम इसको एक्सचेंज करेंगे, CH2OH को ऊपर ले जाएं रोटेट करने के बाद, और OH को फिर हम नीचे लाते हैं, तो इनका जो ग्रुप है वो एक्सचेंज हो जाएगा, वेज की जगह डैश, डैश की जगह वेज होगा, और ओरिएंटेशन जो होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इसमें जो प्रोजेक्शन आएगा फॉर्मूला वो होगा CHO, H डैश पर है तो हमें यहाँ पे लेफ्ट दिखेगा, OH वेज पर है तो हमें राइट दिखेगा। CH2OH को हम लोग नीचे ला चुके हैं, और OH और H को एक्सचेंज किया तो यहाँ होगा H, यहाँ होगा OH। नाउ वी कैन सी कि जो R का रिलेशनशिप है वो क्या है, R का रिलेशनशिप भी है डायस्टीरियोमर का। अब आखिरी बचा है हमारे सामने S का जो हम प्रोजेक्शन देखेंगे उसमें हम क्या देखते हैं कि CHO और CH2OH सेम साइड है, तो ये अच्छा है, हमें कुछ रोटेशन नहीं कराना पड़ेगा। और ये रहा हमारा CHO और ये रहा हमारा CH2OH। ओके, अब आप क्या देख पा रहे हैं कि H दोनों वेज पर हैं, तो इधर राइट साइड पर आएंगे,
जब आप नीचे से विजुलाइज करते हैं जैसा कि इसमें किया है उसी तरह से इसमें विजुलाइज करेंगे तो दोनों हाइड्रोक्सी का उधर ओरिएंटेशन डैश पर है, तो यहाँ वो हमें कहाँ दिखाई देंगे, ऑन द लेफ्ट साइड। नाउ वी कैन सी कि ये जो स्ट्रक्चर है डी राइथरोज के साथ किस तरह से मैच कर रहा है। ये दोनों मिरर इमेज हैं, यानी कि मिरर इमेज है लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं है, इसलिए एस का जो रिलेशनशिप होगा, एस का रिलेशनशिप जो होगा किसके साथ, डी राइथरोज के साथ, वो क्या होगा, इनैंशियोमर होगा, यानी कि हम 3 लगा देते हैं। तो ऐसा ABCD में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें P2, Q1, R1 और S3 है, वो ऑप्शन है आपका C, इसलिए इसका आंसर C होगा। ठीक है, आइए देखिए हमारे सामने अब क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया कि विद रिस्पेक्ट टू द कंपाउंड 1 to 5 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहला ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं, द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1, कंपाउंड 1 की एसिडिटी जो बता रहे हैं कि इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इन द कंजुगेट बेस। सही बात है, अगर हम 1 कंपाउंड लेते हैं और 1 कंपाउंड से जब हम H+ निकालते हैं तो इसमें हम क्या बना पाते हैं, एक कार्बोनाइन बना पाएंगे हम, जिसके साथ 2 नहीं बल्कि 3 फिनाइल जुड़े हुए हैं। एक फिनाइल को हम स्ट्रक्चर फॉर्मूले में चेंज करके दिखाते हैं कि ये एनाइन किस तरह से कॉन्जुगेशन में है, बाकी भी 3 फिनाइल के साथ ये कॉन्जुगेशन में होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब आते हैं बी ऑप्शन में, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। कंपाउंड 4 हमारे सामने है और साइक्लोपेंटाडाइन है वो, इसमें से जब हम H+ निकालेंगे और कॉन्जुगेट बेस हम बनाएंगे तो कॉन्जुगेट बेस होगा हमारा ये, और क्योंकि कॉन्जुगेट बेस ये होगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 पाई, एनाइन के 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी 2 पाई 1 के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन के एक साइक्लिक और प्लेनर स्ट्रक्चर है, और इसमें हम देख सकते हैं कि हमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये स्पीसीज क्या होगा, ये स्पीसीज एक एरोमेटिक स्पीसीज होगा, जैसा कि हमसे बी ऑप्शन में कहा गया है, और ये भी करेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं हम सी की, कंपाउंड 2 बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज़ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो सब्सटेंट क्या है, एक -I -M का ग्रुप है जो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एनाइन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और कैटाइन की स्टेबिलिटी को घटाते हैं। तो जब कंपाउंड 2 की बात कर रहे हैं हम, तो 2 में अगर आप H+ निकालते हैं 2 में से और आप एक एनाइन बनाते हैं, वो एनाइन आप यहाँ बनाएंगे और उसमें आपको क्या लेना होगा, एक नाइट्रो ग्रुप, चाहे वो कहीं भी जुड़ा हो। ये क्या इंपोज कर रहा है इस एनाइन पर, -I और -M इंपोज कर रहा है, और उसकी वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ दिस स्पीसीज इज इंक्रीजिंग, और उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा ये होगा कि K जो वैल्यू होगा वो उसका बढ़ेगा। यानी नाइट्रो ग्रुप लगाने से 4 की एसिडिटी में 2 की एसिडिटी में इंक्रीमेंट आएगा, दैट इज ट्रू। अब आते हैं हम ऑप्शन डी की तरफ देखते हैं, द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड्स फॉलोज द ऑर्डर 1, 4, 5, 2 and 3। हालांकि थोड़ा सा ये डेटा बेस्ड है, लेकिन फिर भी हमें मालूम है कि एरोमेटिक एनाइंस जो होते हैं, एरोमेटिक एनाइंस sp एनाइन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये ऑप्शन जो हमें दिख रहा है ये मोस्ट एसिडिक होगा। तो अगर K का ऑर्डर अगर हमसे बोला जाए तो वो ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या होगा कि सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा 4, ना कि 1। हालांकि दिख रहा है कि इसमें H+ जो है निकालने के बाद एनाइन जो बनेगा वो 3 फिनाइल रिंग में कंजुगेशन में जा रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन ये मोस्ट एसिडिक नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एनाइन जो है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर जो एनाइन बनेगा वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होगा, और इसीलिए 4 की जो एसिडिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद ऑप्शन 1 और 5 में है कि किसकी ज़्यादा होगी, द आंसर इज 5। ऑल्दो एनाइन जो है 3 बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन में है, पर वो कहाँ बनने जा रहा है, वो बनने जा रहा है sp3 कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करके, और यहाँ हमें क्या करना है, sp से करना है। तो इसलिए जो होगा नेक्स्ट एसिडिक ग्रुप कंपाउंड होगा वो होगा 5, उसके बाद ऑब्वियसली 1 होगा, उसके बाद आपका ऑप्शन होगा 2, और सबसे लास्ट में आएगा ऑप्शन 3। तो मोस्ट एसिडिक जो होगा यहाँ पे 4 होगा। आइए नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है। तो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन के साथ हमें क्या पूछा जा रहा है, इस रिएक्शन में क्या होगा, इन दिस रिएक्शन स्कीम शोन बिलो Q, R एंड S आर द मेजर प्रोडक्ट्स। यहाँ Q और R और S मेजर प्रोडक्ट्स हैं। करेक्ट स्ट्रक्चर पूछा है हमसे, करेक्ट स्ट्रक्चर किसके लिए पूछा है, हम सब के लिए। S के लिए क्या होगा, S के लिए क्या होगा, Q के लिए क्या होगा, R के लिए क्या होगा। S के लिए 2 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं,
तो चलिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हम P से स्टार्ट करते हैं। अगर P जो भी हमें कंपाउंड दिया गया है उससे जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहला जो रिएक्शन होने जा रहा है वो एक फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का रिएक्शन है। इसमें AlCl3 ले लिया आपने, तो जो कंपाउंड है उसमें हमें क्या दिख रहा है कि आपके पास ग्रुप है एक टर्शियरी ब्यूटाइल, वो भी एक एक्टिवेटर है। यहाँ पे दिख रहा है आपको एक टर्शियरी एल्काइल ग्रुप, वो भी एक्टिवेटर है। और यहाँ पर दिख रहा है एक CH2 ग्रुप, वो भी एक एक्टिवेटर है। अगर इस तरह की टाई हो कि एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप और दूसरा कोई टर्शियरी ग्रुप और CH2, तो जिसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा वही इन्फ्लुएंशियल होगा, वही डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस सबसे स्ट्रॉन्ग रखेगा। तो जो इलेक्ट्रोफिलिसेशन होगा वो उस कार्बन के साथ उस एल्काइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में होगा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम्स नज़र आते हैं। तो देख सकते हैं आप इसमें दो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम है, ये जबकि यहाँ और यहाँ 0 हाइपर कंजुगेशन है। और CH2 किस तरह का, या जो एल्काइल ग्रुप होता है, जो हाइपर कंजुगेटिव ग्रुप होता है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, इसका पैरा ब्लॉक्ड है। तो फिर कहाँ कराएंगे हम सब्स्टिट्यूशन? हम कराएंगे इसके ऑर्थो पर। तो सबसे पहले हम ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन करा लेते हैं। तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? वो हमें मिल जाएगा ये। रिंग को खोल दिया हमने, AlCl3 के साथ ये कंबाइन करके ये ओपन हो जाता है यहाँ से, और ये जो CO ग्रुप है यहाँ अगर कनेक्ट होगा रिंग खुल जाएगी। 1 2 3 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 कार्बन की चेन होगी। इसके बाद क्या हो रहा है ऑप्शन देखिए हम। उसके बाद हम रिएक्शन कर रहे हैं ZnHgHCl के साथ। ZnHgHCl क्या है ये क्लेमेंशन रिडक्शन कराता है। क्लेमेंशन रिडक्शन का काम क्या होता है? ये सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है। एल्डिहाइड कीटोन को किस में रिड्यूस करता है? ये CH2 में, यानी कि उसका कार्बोनिल से उसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है। हाँ, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये खुद भी एसिडिक ग्रुप है और ये एसिडिक रिएजेंट है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, नेक्स्ट जो ये स्ट्रक्चर हमने किसका बनाया था? ये बनाया था हमने Q का। अगला जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं हम, वो कंपाउंड होगा ये, जिसमें आप इसको रिड्यूस करा देते हैं। तो जब रिडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो कंपाउंड है वो ये रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद CH3MgBr के साथ रिएक्शन कराते हैं हम। तो CH3MgBr के साथ रिएक्शन हम कर, अच्छा सॉरी, इसमें हम आगे देखें H3PO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है H3PO4 के साथ है, ग्रेनाइट के साथ नहीं है। अब H3PO4 क्या करता है? ये एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक को प्रोटोनेट करेगा और ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कराएगा। कहाँ कराएगा? इंट्रामोलिकुलरली कराएगा। इंट्रामोलिकुलरली कहाँ कराएगा? इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे, इधर या इधर, ये तो खाली है नहीं, तो इधर कराएंगे हम। तो इधर कराएंगे तो फिर रिंग का साइज क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन की एक रिंग लेनी पड़ेगी हमें। ओके, 6 कार्बन की रिंग बना ली हमने और ये हमने बना लिया CO। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब हमें ग्रेनाइट के साथ रिएक्शन कराना है। ग्रेनाइट के साथ रिएक्शन हम कराएंगे, 3 स्टेप हैं इसके अंदर। एक तो हम ग्रेनाइट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं CH3MgBr के साथ, उसके बाद हम उसका एसिडिफिकेशन करा रहे हैं। तो CH3- का काम क्या है कि वो आकर यहाँ कार्बोनिल साइड पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। पाई बॉन्ड शिफ्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग क्या कराने जा रहे हैं? एसिडिफिकेशन कराने जा रहे हैं। जब एसिडिफिकेशन कराने जाएंगे तो ये अल्कोहल बदल जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप में हमें H2SO4 के साथ इसको हीट करना है। H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है और अगर आपने उसको हिट कर दिया किसी अल्कोहल को उसके साथ तो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट हमें नज़र आ रहा है वो ये है। यहाँ एक 6 मेंबर रिंग बना लिया हमने। यहाँ हमें अल्कोहल मिल रहा था जो डिहाइड्रेशन के बाद ये इस डबल बॉन्ड में बदल जाएगा। इसको हम सर्कल के बजाय इस तरह से भी लिख सकते हैं जिससे कि हमें मैच करने में आसानी हो समझने में। हालांकि आप रिंग भी बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो इस तरीके से लिखा गया है। चलिए इसको भी हम स्ट्रक्चर फार्मूला में लिख लेते हैं, CH3 CH3 एंड CH3। और यहाँ जो हमने अटैक कराया था CH3 का वो भी होगा यहीं पर।
वो CH3 रहेगा और बाकी 2 CH3 और है हमारे। ठीक है, तो अब देखिए ये कौन सा स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। स्ट्रक्चर हमारे पास 2 ही हैं साइक्लिक, इस तरह से साइक्लाइजेशन के लिए ऑप्शन में जो है एक फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यस डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो एक ऑप्शन तो डी सही है, किसके लिए, एस के लिए। हमें क्यू आर और एस दिया गया था, ये हमें एस मिला है, ये हमें क्यू मिला है, और आर कहाँ है, आर हमारा रहा ये। तो क्या आर के लिए सही हमें ऑप्शन दिया गया है, तो आर के लिए सही ऑप्शन हमें देखना होगा कि ये 1 2 3 4 और ये बिल्कुल 1 2 3 4, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही दिख रहा हमें। तो सी ऑप्शन भी सही होगा इसका। क्यू जो दिया गया है, क्यू हम देख रहे हैं, क्यू ये स्ट्रक्चर नहीं है और एस वो स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सिर्फ सी और डी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिल्कुल सही है। आइए तो पेपर 1 का जो है ऑर्गेनिक का आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड Q इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपाउंड P वाया एन आयनिक इंटरमीडिएट। देखते हैं आयनिक इंटरमीडिएट क्या होगा। H2SO4 दिया हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, इसमें हमें दोनों तरफ फिनाइल दे रहे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा एस्टर है। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, एस्टर के साथ प्रोटोनेशन कराएगा, प्रोटोनेशन कराकर आपको क्या मिलेगा इसके अंदर से, इसमें से OCH3 ग्रुप बाहर आ जाएगा और एक CO+ एक आपको कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिल जाता है, जिसको इस क्वेश्चन में रिफर किया गया है एज एन आयनिक इंटरमीडिएट। तो कंपाउंड P से अगर हम स्टार्ट करें और इसमें हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दें, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 जाकर एस्टर को आयनाइज करेगा और आयनाइज करने के बाद आपको एक CO+ एसाइलियम आयन आपको कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की तरह देगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें 3 फिनाइल जो दिए गए हैं यहाँ, इसके साथ साथ वो भी यहीं होंगे, एक फिनाइल यहाँ, एक फिनाइल यहाँ। इसके बाद क्या होगा, ये पाई बॉन्ड का अटैक यहाँ पे होगा और एक इंट्रामोलिकुलर फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर आपको मिलेगा ये कंपाउंड। फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर आपको ये कंपाउंड मिलेगा। अब देखें जरा रिंग का साइज क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5, 5 की रिंग बनाता हुआ ये कंपाउंड, और एक फिनाइल इधर होगा, बाकी रिंग में 3 पाई बॉन्ड है। अब हमसे पूछा जाएगा कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, सवाल यही है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, तो आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ रिंग्स काउंट कर सकते हैं। एक बेंजीन में कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होते हैं, 4 होता है, 4 यहाँ, एक रिंग में 1 होता है, एक पाई बॉन्ड में 1 होता है, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे और इसमें भी 4 होंगे। तो टोटल जो हमें सारे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर हम सम अप कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 + 4 4 + 4 + 4 + 4 16 और हो गया 17 और ये हो गया 18। तो 4 + 4 + 4 + 1 + 1 टोटल जो होगा वो 18 होगा। इस तरह से हमारा पेपर 1 जो है वो कंप्लीट होता है इसका सोल्यूशन। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो पेपर 2 के सोल्यूशंस देखते हैं।